वाटर के लिए क्या करेंगे, मिनरल वाटर लेंगे, इधर पानी ले लो इधर, या प्योर वाटर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पानी लिया हमने, जब हमने पानी लिया तो होता क्या है, जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये आयंस में टूटता है, H प्लस प्लस OH माइनस। अब होता क्या है कि जो H प्लस आयन होता है मिनरल वाटर में, जो H प्लस आयन होते हैं, ठीक है, मिनरल वाटर की बात कर रहा हूँ, इसमें आयंस ऑलरेडी हैं, ठीक है। जो H प्लस आयंस होते हैं और जो OH माइनस आयंस होते हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो बताओ ये पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले के पास, और ये नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास। तो होता क्या है, ये जो H प्लस होता है, दो H प्लस मिलके कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिल जाती है और यहाँ पे OH माइनस जो होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और यहाँ पे बन जाती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये OH माइनस जो होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, एनोड को। ये रिएक्शन हो रही है एनोड पे और ये रिएक्शन हो रही है कैथोड पे, है ना। तो एनोड पे हमको मिलती है ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे हमको मिलती है हाइड्रोजन गैस। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, इस टाइप से हमारा इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। देख लें कोई छूट तो नहीं रहा है, सारे तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा एक बात और, एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे NaCl होता है ना, जैसे NaCl का सॉल्यूशन है, तो ये जो लिक्विड होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये जो लिक्विड होता है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये होते हैं इलेक्ट्रोड्स, ये होता है इलेक्ट्रोलाइट, है ना। और बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये टर्म्स हैं बेसिकली, और तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे हो गए, तो ये हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं दूसरी चीज़, क्या देखते हैं हम, एक और चीज़ का देखते हैं, दैट इज़ कॉपर सल्फेट। उसमें भी इसका दिया हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। कॉपर सल्फेट का देखते हैं हम, है ना। कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट इज CuSO4। तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें 2 आयंस होते हैं, Cu+2 एंड SO4-2। ये 2 आयंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉपर आयंस, दीज आर सल्फेट आयंस। तो जब हम सेम चीज़ कॉपर सल्फेट के साथ करते हैं, सेम चीज़ जब हम कॉपर सल्फेट के साथ करते हैं तो क्या होता है, कैथोड जो होता है वहाँ पे Cr+2 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉपर मेटल में बदल जाता है, और SO4-2 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है इधर, है ना, और वो खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। चलो इसको ना थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि मेटलर्जी में ये आएगा 10th में, तो मैं आपको पहले ही पढ़ा देता हूँ उसको। चलो हम ना पहले ही पढ़ लेते हैं इसका थोड़े अच्छे से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाद में पढ़ लेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये मेटलर्जी में यूज़ होता है। जो ये अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, दिस इज़ अ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेटलर्जी रिफाइनिंग, जो आप 10th में पढ़ने वाले हो, है ना। तो मेटल्स को बेसिकली रिफाइन करने के लिए ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, सिमिलर टाइप का प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। चलो कॉपर सल्फेट के लिए हम देखते हैं क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, ये इस मेटल का सॉल्ट है बेसिकली, कॉपर इज़ अ मेटल और ये CuSO4 इसका सॉल्ट है ना। तो होता क्या है कॉपर सल्फेट में,
कॉपर सल्फेट में 2 आयन्स होते हैं, एक होता है Cu+2 और एक होता है SO4-2, ठीक है। अब करते इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्चुअल प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग कैसे करते हैं ये हमको समझा रहा हूँ। अगले पेज पे करते हैं, रुको ध्यान से सुनना इसको, है ना। होता क्या है, हमें क्या करना होता है, हमें मेटल को रिफाइन करना होता है, ठीक है। हमको क्या करना रहता है, हमें इम्प्योर मेटल दिया रहता है। इम्प्योर मेटल मतलब जैसे मान लो कॉपर का मेटल है पर वो इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब उसमें बाकी सब चीज़ें भी हैं, है ना, प्योर मेटल नहीं है। तो हमको वो जो प्योर मेटल होता है कॉपर, उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसको हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है मेटलर्जी में, है ना, उसका रिफाइनिंग करना होता है, ठीक है। तो होता क्या है, जो ये एनोड होता है ना और कैथोड होता है, तो ये जो एनोड होता है इसको हम बनाते हैं इम्प्योर मेटल से। तो जो भी इम्प्योर मेटल होता है जिसको हमको रिफाइन करना होता है, जिससे हमको कॉपर मेटल चाहिए, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो प्योर मेटल होता है, प्योर कॉपर होता है, प्योर कॉपर मेटल होता है, उसकी एक स्ट्रिप हम कैथोड बना देते हैं, है ना। आप ऐसे समझो कि जो रियलिटी होती है उसमें ऐसा होता है कि ये तो मोटा होता है, ये जो इम्प्योर मेटल होता है ना, ये तो मोटा होता है बहुत, क्योंकि इसको तो हमको रिफाइन करना है, ये ऐसे मोटा सा होता है, ऐसे समझ लो। और ये पतला होता है ना, क्योंकि ये प्योर मेटल है। अब कंसेप्ट क्या है इसका मैं आपको समझाता हूँ। हमको करना क्या है, सबसे पहली बात मैं आपको समझा रहा हूँ, हमको करना क्या है। हमको दिया हुआ है कि एक इम्प्योर मेटल है हमारे पास, इम्प्योर कॉपर मेटल है, उसको हमको रिफाइन करना है। वी हैव टू डू रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब होता है इसको प्योर बनाना, इससे जो प्योर कॉपर मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करना। हमको इसका प्योर कॉपर मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, हमको ये काम करना है, हमको इसका प्योर कॉपर मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या किया, हमने जो भी इम्प्योर मेटल दिया हुआ था उसको हमने एनोड बना दिया, और जो प्योर कॉपर मेटल है हमने कहीं बाहर से लिया प्योर कॉपर मेटल का छोटा सा स्ट्रिप, और उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसको हमने कैथोड बना दिया, है ना। तो 2 चीज़ें हैं इसमें। एनोड क्या होगा, एनोड होगा इम्प्योर मेटल, और कैथोड होगा प्योर मेटल, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको हम इसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करेंगे। मतलब जैसे मान लो मेरे को कॉपर मेटल को रिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे जो सॉल्ट सॉल्यूशन लूँगा या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट लूँगा, दैट वुड बी कॉपर सल्फेट का सॉल्ट, या फिर कॉपर का सॉल्ट। मान लो मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट का मैंने सॉल्यूशन ले लिया, तो ध्यान रखना जिस भी मेटल को रिफाइन करना है उसी का ही सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर इन अदर टर्म्स इलेक्ट्रोलाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब ऐसे कनेक्ट करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो क्या होगा, सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट है ये Cu+2 में और SO4-2 में ब्रेक हो जाएगा, Cu+2 में और SO4-2 में ब्रेक हो जाएगा। अब होगा क्या, देखना ध्यान से सुनना क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूं अभी के लिए। अब होगा क्या, जो Cu+2 है जो सॉल्यूशन में है और जो SO4-2 है यहाँ पे, बताओ ये पॉजिटिव है तो ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले के पास, ठीक है। और ये जो इम्प्योर है ये क्या है, पॉजिटिव है ना, तो ये जो SO4-2 है ये यहाँ पे जाएगा। अब होगा क्या कि जब सॉल्यूशन से कॉपर कैथोड पे जाएगा तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ से, क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे क्या बना देगा, कॉपर मेटल। और ये प्योर बन रहा है, प्योर मेटल बन रहा है ये, क्योंकि सिर्फ कॉपर के
आयन्स ही जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ कैथोड पे क्या बनता जा रहा है, प्योर कॉपर मेटल। और SO4-2 कहाँ जाता है, SO4-2 जाता है कहाँ पे, ये इम्प्योर वाले के पास, प्लस के पास। तो होता क्या है, इस जो पॉजिटिव ये वाला होता है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, उसमें से जो कॉपर के आयन्स होते हैं, जो कॉपर होता है, जो इम्प्योर कॉपर होता है ना, वो उसके आयन्स इससे कंबाइन कर जाते हैं, क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, और जो प्योर कॉपर है उसके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो होता क्या है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं और ये CuSO4 बन जाता है। तो CuSO4 तो यही है जो हमारा सॉल्यूशन है। तो क्या होता है कि इसमें से इसका जो भी इम्प्योर मेटल है, जो भी कॉपर मेटल इम्प्योर है, वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता रहता है। क्यों डिसॉल्व होता रहता है, क्योंकि ये SO4-2 के साथ मिलकर कॉपर सल्फेट बनाता रहता है। तो नेट में क्या होता है, नेट में मैं इंपैक्ट बता रहा हूं आपको क्या होता है, इसमें से इम्प्योर कॉपर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता रहता है, और यही कॉपर फिर यहाँ पे आयंस, यही जो कॉपर है Cu+2 वाला, यही फिर यहाँ कैथोड पे चला जाता है और डिपॉजिट होता रहता है एज प्योर मेटल। तो होता क्या है, यहाँ से हम इम्प्योर, यहाँ से जो कॉपर है, प्योर वाला जो कॉपर है, वो तो हम ले रहे हैं और यहाँ पे उसको डिपॉजिट करते रह रहे हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये जो कैथोड है ना, ये बड़ा होता जाता है, इसके ऊपर कॉपर मेटल की जो लेयर है वो डिपॉजिट होती रहती है, प्योर मेटल की ये डिपॉजिट होती रहती है इसके ऊपर, ऐसे 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 करके। तो ये मोटा होता रहता है ना, और ये पतला होता रहता है ना। ये पूरा प्रोसेस मेटलर्जी का आप 10th क्लास में पढ़ोगे, बट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। इस टाइप से हमारा प्रोसेस होता है रिफाइनिंग का। अब आप देखो हो क्या रहा है, इसमें यहाँ पे मेटल की प्लेटिंग हो रही है। मेटल की प्लेटिंग मतलब यहाँ पे नया मेटल बन रहा है ना, यहाँ पहले तो कुछ मेटल था, उसके ऊपर फिर से और कॉपर की लेयर जमा हो रही है, ये वाली, है ना। तो यही प्रोसेस, इसी टाइप का प्रोसेस यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है, समझ में आई बात। इसी टाइप का प्रोसेस कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। क्लियर है बात, है ना। अब मैं बता रहा हूँ आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। सेम प्रोसीजर होता है, ये जो हमने किया ना सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि ये जो यहाँ पे हमने प्योर कॉपर मेटल लिया था, इसमें हम कोई और मेटल लेते हैं जिसके ऊपर हमको कोटिंग करनी रहती है ना। तो फिर से समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी सिमिलर प्रोसेस है। क्या करते हैं इसमें मैं बताता हूँ। हमको क्या करना है, मान लो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ कैसे क्यों आया, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। अब मान लो मेरे को गाड़ी बनानी है ना। अब गाड़ी में तो आयरन के पार्ट्स हैं, है ना। अब आयरन तो करोड़ हो जाता है, तो आयरन में तो रस्टिंग हो जाती है, आयरन तो करोड़ हो जाता है, या फिर इसमें रस्टिंग हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम आयरन के ऊपर कोटिंग करते हैं। मान लो ये आयरन का ऑब्जेक्ट है, दिस इज आयरन। अब ये तो करोड़ हो जाएगा अगर हम इसको ऐसे रखेंगे, तो हम इसके ऊपर एक कोटिंग करेंगे, किस लेयर की, किसी ऐसे मटेरियल की कोटिंग करेंगे जो करोड़ ना होता हो, जो करोड़ ना होता हो। तो हम इसमें जिंक की कोटिंग करते हैं। तो आयरन के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें एक जिंक की लेयर हमको चढ़ानी होती है। क्यों चढ़ानी होती है, ताकि इसका करोजन ना हो, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक पहले रिएक्ट कर जाता है एयर से, है ना, और एक लेयर बना देता है यहाँ पे, जिस वजह से आयरन प्रिवेंट हो जाता है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जो जिंक की कोटिंग होती है, जो हम जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, है ना। ये सिर्फ आयरन के लिए यूज़ नहीं होता, ये बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे क्रोमियम प्लेटिंग भी होती है, जो हमारे घर में बर्तन होते हैं ना, उसका बहुत शाइनी सरफेस होता है। तो वो शाइनी सरफेस क्यों आता है, बिकॉज ऑफ दिस क्रोमियम लेयर जो उसके ऊपर कोट की जाती है, इसको बोलते हैं क्रोमियम प्लेटिंग। ऐसे ही जो ज्वेलरी होती है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग की जाती है, सिल्वर की कोटिंग की जाती है ना। क्योंकि ये कोटिंग इसलिए कंसेप्ट आया क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं ना, क्रोमियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब बहुत महंगे होते हैं। ऑल्दो क्रोमियम करोड़ नहीं करता। अब आपका डाउट आएगा कि अरे सर हम कोटिंग क्यों कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा मटेरियल ही क्रोमियम से बना दें, है ना, तो कभी करोड़ ही नहीं होगा। आपकी बात सही है, बट क्रोमियम बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्रोमियम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो इस वजह से हम पूरा का पूरा मटेरियल क्रोमियम से नहीं बना सकते। मान लो आपका बर्तन है, पूरा क्रोमियम से बना है ना, तो जो चीज़ आपकी 100 रुपये में आ रही है वो आपकी हो सकता है 10,000 रुपये में आए,
है ना, तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हम एक क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं कि हमको तो बस रस्टिंग प्रिवेंट करना है, तो हम क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं ताकि उससे रस्टिंग प्रिवेंट हो जाए, करोड ना हो। ऐसे ही जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं, है ना, जो ईयरिंग्स होती हैं, है ना, जो आर्टिफिशियल ईयरिंग्स होती हैं उसमें गोल्ड की प्लेटिंग होती है। आपने सुना होगा ना, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है ना। गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का मतलब ये है कि बस उस पर एक लेयर डाली गई है गोल्ड की, बाकी अंदर से कुछ और है वो, है ना। तभी ऐसा होता है कि भाई जब धीरे धीरे ओवर द टाइम जब यूज़ होता है तो वो मतलब गोल्ड की जब लेयर हटती है तो अंदर से कुछ और मेटल दिखता है हमको, है ना, समझ में आई। तो इन सब ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। ये सारे प्रोसेसेस का एक कॉमन टर्म है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों बोलते हैं, बात समझो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली दो वर्ड से मिला है, इलेक्ट्रो और प्लेटिंग। इलेक्ट्रो मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम एक मेटल को प्लेट कर रहे हैं किसी दूसरे मेटल पे, है ना। हो क्या रहा है, एक मेटल है जैसे आयरन है, अब आयरन एक मेटल है, इसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर रहे हैं, तो जिंक को प्लेट कर रहे हैं इसके ऊपर, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं किसी एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात। अब पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ऐसे ही होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एनोड लेते हैं, ये एनोड वो मेटल है जिसकी हमको कोटिंग करनी है ना। जैसे मान लो मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं किसका, गैल्वेनाइजेशन का, तो हमको आयरन पे जिंक की कोटिंग करनी है, हमको आयरन पे जिंक की कोटिंग करनी है, तो ये जो एनोड होगा दैट वुड बी जिंक मेटल। ठीक है, समझ में आई बात। फिर जिस पे कोट करना है, मान लो इस पे कोट करना है, आयरन पे कोट करना है, उसको हम लेते हैं कैथोड। दिस इज आयरन, इट इज टेकन एज कैथोड, ये होगा नेगेटिव टर्मिनल। तो क्लैरिटी से समझो बात, जिसकी कोटिंग करनी है वो होगा एनोड, जिस पे कोटिंग करनी है दैट वुड बी कैथोड। तो जैसे अगर मेरे को आयरन पे जिंक की कोटिंग करनी है तो जिंक को मैं लूंगा एनोड और आयरन को मैं लूंगा कैथोड। ठीक, चलो अब क्या करें, अब हम जिस मेटल की मेरे को कोटिंग, मतलब जिस मेटल की कोटिंग करनी है, जैसे यहां पे जिंक की कोटिंग करनी है ना, तो हम क्या करते हैं, उसी मेटल का, जैसे जिंक की कोटिंग करनी है तो उसी मेटल का हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। तो जिंक की कोटिंग करनी है तो जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन हम लेंगे, तो दैट इज ZnSO4 या फिर जिंक सल्फेट। ठीक, समझ में आई बात। तो जिंक की कोटिंग करनी है तो हमने क्या किया, हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया, दैट इज जिंक सल्फेट। अब क्या होगा, जब हम ये ऐसे पूरा सेटअप कनेक्ट कर देंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, जिंक जो होगा, अब ये जो जिंक सल्फेट है इसमें दो आयंस होंगे, जिंक +2 एंड SO4 -2, ये दो आयंस होंगे। तो क्या होगा, ये जो SO4 -2 आयंस होंगे ये कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, क्योंकि इनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे जिंक जो मेटल है उसके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। और ये जो Zn+2 होगा ये कहाँ जाएगा, ये आयरन के ऊपर जाएगा, क्योंकि आयरन के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। तो कैथोड पे कैसी रिएक्शन होगी, Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जो E- है दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स लेगा और यहां पे जिंक मेटल बना देगा। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जिंक मेटल डिपॉजिट होने लगेगा, कैथोड पे इधर जिंक मेटल की लेयर डिपॉजिट होने लगेगी, क्योंकि यहां पे क्या बनता जा रहा है, यहां पे जिंक बनता जा रहा है ना। कैथोड पे क्या बन रहा है, ये है ना कैथोड की रिएक्शन, कैथोड पे जिंक बनता जा रहा है। और ऐसे ही एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे जो SO4 -2 है वो जिंक को दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये जो जिंक है, जो यहाँ वाला जिंक मेटल है, ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जा रहा है
जिंक ZnSO4 बन के, और यही जिंक फिर बाद में +2 आयंस के फॉर्म में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक मेटल बना रहा है। तो क्या होगा, अभी जैसे बताया, जिंक मेटल कम होता रहेगा और यहाँ पे जिंक की कोटिंग होती रहेगी आयरन के ऊपर। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जिस मेटल की हमको कोटिंग करनी है उसको हम एनोड लेते हैं, जिस पे कोटिंग करनी है उसको हम कैथोड लेते हैं, है ना, और जिसकी कोटिंग करनी है उसी का ही सॉल्ट सॉल्यूशन हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, एक बार आगे पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। ये वो वाला बता रहा है जो मैंने आपको कॉपर सल्फेट का बताया है ना। ये आप पूरी पॉज करो, है ना, इसको पढ़ो। मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है दैट इज जिंक एंड आयरन, इन्होंने कॉपर का लिया है। ठीक है, तो बात वही है, कंसेप्ट सेम है ना। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स। फॉर एग्जाम्पल, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसाइकिल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स। तो इन सब पे क्रोमियम की प्लेटिंग होती है क्योंकि क्रोमियम करोड़ नहीं होता, है ना। हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि मान लो आयरन का ऑब्जेक्ट है, अब आयरन करोड़ हो जाता है, हम नहीं चाहते ये करोड़ हो, तो हम एक ऐसा मेटल की कोटिंग कर देंगे जो करोड़ ना होता हो, है ना, जैसे क्रोमियम। तो ये डिजायर्ड प्रॉपर्टी हमको चाहिए और उसी डिजायर्ड मेटल की हम इस पर कोटिंग करते हैं, है ना। तो पढ़ लेते हैं एक बार थ्योरी से जल्दी से। क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, it does not corrode, it resists scratches. However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हम क्रोमियम से नहीं बना सकते क्योंकि भाई क्रोमियम एक्सपेंसिव है ना। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड, है ना। द सेम कंसेप्ट गोज इन मेकिंग ज्वेलरीज। द ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर और गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। ठीक है, सेम चीज़ होती है टिन कैन्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो कैन्स होते हैं ना, जो फूड कैन्स होते हैं, वो बने तो आयरन के होते हैं बट उस पर हम टिन की कोटिंग करते हैं ताकि जो खाना है वो आयरन के टच में ना आए और ख़राब ना हो। ठीक है, टिन कैन्स यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन, है ना। आयरन इज यूज इन ब्रिजेज एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो आयरन के ब्रिजेस बने रहते हैं, कार्स वार्स में आयरन यूज होता है ना, ताकि स्ट्रेंथ बनी रहे। Iron tends to corrode and rust, so a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust, है ना। तो ताकि आयरन का करोजन ना हो और उसकी रस्टिंग ना हो, उस पर हम जिंक की कोटिंग डालते हैं, है ना। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने पढ़ ली है, बाकी जो चीज़ें हम वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। कुछ कुछ चीज़ें और बची हैं पॉइंटर्स के फॉर्म में, दैट विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। बट मेजर जो टॉपिक है इसका दैट इज़ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और जो मैंने आपको चीज़ें बताई। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। इस लेक्चर को आप रिवाइज करो, थोड़ा नहीं समझ में आए तो हमको आप मेल करिए, हम फिर से आपको समझाएंगे, है ना। बट द कंसेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर. So thank you so much for listening to this lecture very patiently. For more such lectures, you can visit our YouTube channel as well, and on our website www.decodeiit.in. This is .in. ठीक है, तो वेबसाइट हमारी चेंज हो चुकी है, decodeiit.in हो गया. ठीक है, चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं. Until then, bye bye and take care.